हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज मैं आपको व्याकरण का टॉपिक है समास, वो पढ़ा रही हूँ। तो देखो समास जो पहले मैंने इसका एक वीडियो पहले भी बना रखा है, संस्कृत का टॉपिक था वो, संस्कृत में समास मैंने आपको पढ़ा रखा था। आज मैं आपके लिए हिंदी का समास का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखो समास जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में धन प्रत्यय जोड़ने से बना है, यानी इसमें मूल धातु है अस और अस का मतलब होता है होना। अस धातु में जब हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया और हमने धन प्रत्यय लगाया उसके पीछे तो हमारे पास शब्द आया समास। अब समास का अर्थ क्या होता है? तो देखो समास का अर्थ होता है पदों का संक्षेपीकरण, यानी जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं बड़े वाक्यों को छोटा करना, संक्षेप करना ही समास कहलाता है। तो समास की परिभाषा पदों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। इजी वे में आप इसको याद कर सकते हो। और समास के अंदर दो पद जरूर होने चाहिए, यानी दो या दो से अधिक पद होने चाहिए। तो पदों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जब हम इन पदों को छोटा कर देते हैं, संक्षेप कर देते हैं, तो उसे समास कहते हैं। अब देखो समास संक्षेप करने की प्रक्रिया, या तो आप ऐसे लिखेंगे संक्षेप करने की, छोटा करने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे कि पदों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मृग जमा नयन, मृग नयन। इसके अंदर दो पद हैं, एक है मृग पूर्व पद और दूसरा है नयन उत्तर पद। यानी समास में दो पद होते हैं, पहला वाला स्टार्टिंग वाला ये पूर्व पद कहलाता है और ये उत्तर पद कहलाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मृग के समान नयन, यानी हमने इन पदों को अलग अलग करके लिख दिया। अब हमारे पास ये इतने सारे पद हैं, इनकी जगह हमने एक ही पद लिख दिया मृग नयन, यानी हमने चार शब्द लिखने की बजाय हमने एक ही शब्द में इसको लिख दिया मृग नयन, मृग के समान नयन। यानी मीनिंग दोनों का सेम है, मृग नयन लिख दो चाहे आप मृग के समान नयन लिख दो। तो समास हम क्यों करते हैं? यानी इतने बड़े बड़े वाक्यों को लिखने से बचने के लिए, इतने बड़े वाक्य लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम समास करते हैं। अब जो समास के अंदर, इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, एक उदाहरण में आपको लिख कर दिखाती हूँ। एग्जाम में आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि वह घोड़े पर सवार होकर, वह घोड़े पर सवार होकर राजा के महल गया। अब हमारे पास इतना बड़ा एक वाक्य है। एग्जाम में आपके पास ऐसे अंडरलाइन आएगा, घोड़े पर सवार राजा के महल, और क्वेश्चन आपका आएगा कि रेखांकित पदों का समस्त पद लिखकर वाक्य को दोबारा लिखें और समास का नाम भी बताएं। तो यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है घोड़े पर सवार, इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो घोड़े पर सवार को हम लिखेंगे घुड़सवार, हम इसको लिखेंगे घुड़सवार। राजा के महल की जगह हम लिख सकते हैं राजमहल। और अब हमें वाक्य को दोबारा लिखना है कि वह घुड़सवार राजमहल गया, यानी यहां मैं लिख रही हूं कि वह घुड़सवार राजमहल गया। अब देखो ये इतने बड़े वाक्य की जगह हमने ये छोटा सा वाक्य लिख दिया, हमने पदों का संक्षेपीकरण कर दिया, हमने पदों को छोटा कर दिया। अब ये जो पद कहलाता है ये कहलाता है समस्त पद, इसको हम कहते हैं समस्त पद, समस्त पद।
और ये जो था आपका घोड़े पर सवार, ये कहलाता है समास विग्रह। अब हम इसका समास का नाम और लिख देंगे इसमें। घोड़े पर सवार ये तत्पुरुष समास है, राजा के महल ये भी तत्पुरुष समास है। तो आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आपने इसका समस्त पद बनाया, वाक्य को दोबारा लिखा और समास का नाम भी लिख दिया तत्पुरुष समास। तो यहाँ आपको लिखना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर हो गया अब ये कंप्लीट। तो समझ आया आपको कि दो तरह से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। या तो आपको ऐसे शब्द दे दिया कि घुड़सवार, इस शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, ठीक है। या फिर आपको वाक्य दे दिया, इस तरह से वाक्य में दे दिया और शब्दों को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका समस्त पद बनाइए और समास विग्रह कीजिए। तो दोनों तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आपको पता रहेगा कि कौन सा समास है इसके अंदर और समस्त पद हम कैसे बनाते हैं, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे, समास के भेद। तो समास के भेद को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ जो विद्वान हैं वो समास के 6 भेद बताते हैं और कुछ हैं जो 4 भेद बताते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा व्याकरण है हिंदी का, संस्कृत से आया है। तो संस्कृत के व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण आया है। तो संस्कृत के जो आचार्य हैं, अधिकतर जो आचार्य हैं, उनका मत है कि समास के 4 ही भेद होते हैं। तो देखो, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों और किस तरह से हम 4 भेद इसके करते हैं। तो पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है आपका तत्पुरुष। तीसरा है आपका द्वंद्व। और चौथा है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी हैं। इसके 2 उपभेद हैं, मेंशन करना कभी मत भूलना। समास हमने 4 लिखे, लेकिन 2 इसके उपभेद भी हैं। कौन से हैं? पहला है आपका द्विगु समास और दूसरा है आपका कर्मधारय। अब देखिए, ये जो 2 उपभेद हैं, इनको कुछ आचार्य अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों भी अलग अलग हैं। इस प्रकार से समास के 6 भेद हैं। तो देखो, इन दोनों को एक मानने वाले, यानी ये जो है तत्पुरुष के ही उपभेद मानने वाले जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। द्विगु समास के अंदर भी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। और कर्मधारय के अंदर भी विशेषण और विशेष्य संबंध पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो तीनों समास हैं, तीनों में पहला पद विशेषण होता है। इसलिए वो आचार्य कहते हैं कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, इनको अलग अलग काउंट नहीं करना, ये तीनों एक ही हैं, ये दोनों इसी के ही उपभेद है। अब एक और भी होता है इसका नन तत्पुरुष। वो आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। नन तत्पुरुष भी होता है इसका एक भेद, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ पर नन तत्पुरुष के एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें गलती कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से समास के 4 भेद हैं, तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं। इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं, बट मैं आपको इसका पढ़ाऊंगी, इसके एग्जाम्पल भी समझाऊंगी। बहुत ईजी है ये भी। तो अभी आपको 6 जो मेन हैं, इसके मुख्य जो हैं भेद समास के, वो आपको इन 6 के 6 को याद रखना है। लेकिन हिंदी के अंदर जब कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि समास के कितने भेद है, और ऑप्शन में आपके पास 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है,
तो आप 6 को ही टिक करना, क्योंकि वहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कि ये 2 उपभेद भी है, आप कैसे करोगे उसको। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास लिखने के लिए पूरा कंप्लीट, तो आप इसके 4 भेद करके यहाँ 2 उपभेद भी समझाएंगे।